हाँ तो दोस्तों, इस साल लद्दाख जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो मन में होंगे ये 5 सवाल। कौन से 5 सवाल? कि कब जाएं, कैसे जाएं, क्या क्या लेकर जाएं, कौन से रास्ते से जाएं और कहाँ कहाँ जाएं। तो इन्हीं 5 सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नए रास्ते पर। तो दोस्तों, ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है लद्दाख जाने वालों के लिए। जो भी लद्दाख जाना चाहता है वो कैसे जाए, कब जाए, क्या क्या लेकर जाए, कौन से रास्तों से जाए, कहाँ कहाँ जाए, इन्हीं सब सवालों के डिटेल के अंदर आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद श्योर हूँ कि आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके से आप जाएं। इन सब चीज़ों के, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सिंपल सवाल लेते हैं कि लद्दाख जाना तो सब चाहते हैं, पर सबके मन में रहता है कि लद्दाख कब जाएं। तो लद्दाख का जो सीज़न है, मतलब लद्दाख जो जाने का टाइम है, वो है अप्रैल से अक्टूबर तक। अप्रैल से पहले भी रास्ते बंद रहते हैं अगर आप बाई रोड जा रहे हो तो, और अगर अक्टूबर के बाद जाते हो तो कुछ कुछ रास्ते, कुछ कुछ जगह बंद होने लगती है। तो जो सीज़न है जिसे हम बोलते हैं लद्दाख का, वो है अप्रैल से अक्टूबर। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर आपको लद्दाख में अगर आप जा रहे हो तो काफ़ी रश देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मई के आसपास बच्चों की छुट्टियां होती है, वेकेशंस होते हैं, तो सब लोग उधर जाते हैं, प्लान करते हैं। इसलिए अप्रैल, मई, जून में आपको रश मिलने वाला है। तो अगर आप अप्रैल, मई, जून में जा रहे हैं तो अपनी होटल्स वगैरह की बुकिंग प्रॉपर करके जाएं। वहाँ जाए बाद में आपको थोड़ी सी तकलीफ इस चीज़ की हो सकती है कि होटल्स बुकड हो या ओवर रेटेड हो, या आप जो चाहते हैं वो आपको ना मिले। तो अप्रैल, मई, जून में अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो आपको रश मिलने वाला है। फिर आते हैं जुलाई और अगस्त। इन महीनों में भी लद्दाख जाया जाता है। जो एक्सट्रीम एडवेंचर लवर है वो जाते हैं, पर अगर आप एडवेंचर लवर नहीं है तो अवॉइड करें, और वो भी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो अवॉइड करें। क्योंकि अगर आप श्रीनगर से जा रहे हैं या आप मनाली से जा रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं लद्दाख जाने के 2 रूट हैं, एक वाया श्रीनगर, सोनमर्ग, जोजिला होते हुए लद्दाख जाने का, और एक वाया मनाली, सरचू, और इस रोड से होते हुए आप लेह पहुंचते हैं। तो इन दोनों रास्तों में ही उस समय जुलाई अगस्त के अंदर बारिश का रेनी सीजन रहता है, तो आप उस समय फंस सकते हो किसी भी जगह। श्रीनगर वाले रूट पे भी फंस सकते हो। लद्दाख में बारिश वैसे कम होती है, पर अब कभी कभी बारिश होने लगी है, पर फिर भी कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि लद्दाख, तो वहाँ अब बारिश होने लगी है। पर जो रास्ता है मनाली वाला, व्यास नदी वगैरह का, ये उफान पे रहती है, तो थोड़ा सा उस समय आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, उस समय वहाँ जाना अवॉइड कर सकते हो। अगर फिर भी आपको जाना है तो बाय फ्लाइट आप सीधा लेह लैंड कर सकते हैं। फिर आता है सितंबर और अक्टूबर, जहाँ उस समय काफ़ी शांति रहती है, हरियाली देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश के बाद का मौसम होता है तो हरियाली देखने को मिलेगी, पर बर्फ़ वगैरह कम देखने को मिलेगी। पर वहाँ उस समय कोई रश नहीं होता, आपको होटल्स वगैरह बहुत सस्ते दाम में मिल जाएंगे। जैसे कि हमने लद्दाख किया था, तो आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं, वो सितंबर महीने में ही किया था, और काफ़ी चीप और अच्छे डिसेंट से होटल हमको मिल गए थे, और आपको भी मिल जाएंगे, और पहले से बुकिंग कराने का भी इतना कोई लोड नहीं रहेगा। ये बात कर रहा हूँ मैं सितंबर और अक्टूबर की। अक्टूबर के बाद नवंबर में थोड़ी बर्फबारी वगैरह अगर चालू होती है तो रास्ते बंद होने लगते हैं और ठंड भी काफ़ी बढ़ने लगती है। तो आपके पहले सवाल का जवाब कि हमें लद्दाख कब जाना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट आंसर यही है कि अप्रैल से अक्टूबर तक जाइए, और हो सके तो जुलाई और अगस्त को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, अब लेते हैं अपना दूसरा सवाल कि लद्दाख कैसे जाएं। तो लद्दाख जाने के कई रास्ते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से जाते हैं। जैसे कोई बाइक से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई कैंपिंग करता है, कार कैंपिंग करता है, तो वो उस तरीके से कैरावैन वगैरह लेके भी जाते हैं अपनी। और कई लोग फ़्लाइट से भी डायरेक्ट लेह या श्रीनगर पहुंचते हैं, या इस साइड में कुल्लू, जो नियर मनाली साइड से कोई जा रहा है तो कुल्लू एयरपोर्ट है वहाँ पहुंचते हैं, या डायरेक्ट कोई फ़्लाइट से जाना चाह रहा है तो वो लेह पहुंचता है। तो मैंने आपको बताया कि इसके रास्ते हैं लद्दाख जाने के, कि बाई फ्लाइट जा सकते हो, बाई पर्सनल कार जा सकते हो, बाई बाइक जा सकते हो, बाई टैक्सी ले सकते हो आप, या तो श्रीनगर से टैक्सी लो। तो मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो श्रीनगर टू मनाली या मनाली टू श्रीनगर, यही हम बेस पकड़ेंगे अपना लद्दाख जाने के लिए। तो यहीं से बता रहा हूँ सब कुछ। तो बाई फ्लाइट, बाई पर्सनल कार, बाई बाइक, या बाई टैक्सी फ्रॉम श्रीनगर और मनाली, वहाँ पे आपको रेंट कर सकते हो आप। तो वही बात कहूँगा, अप्रैल मई जून में जा रहे हो तो टैक्सी वगैरह के और आपको फ़्लाइट के, इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा रेंट पे करने पड़ेंगे। तो आप उस समय थोड़ा सा देख सकते हैं। सबसे बढ़िया महीना जो है सितंबर अक्टूबर, अगर आप पीस चाहते हैं, बर्फ़ कम मिलेगी,
कई कई जगह नहीं भी मिलेगी, पर सबसे बढ़िया महीने जो हैं वो यही रहेंगे मेरे ख्याल से, सितंबर और अक्टूबर, जब वहाँ बिल्कुल शांति रहती है। अब आता है हमारा अगला सवाल कि हम लद्दाख जा रहे हैं तो क्या क्या लेकर जाएं, और ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी है, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें लद्दाख जा रहे हैं तो क्या क्या लेकर जाना चाहिए। तो हर तरीके के लोग होते हैं जो बाई एयर जाते हैं या दूसरे के व्हीकल से जाते हैं, मतलब टैक्सी वगैरह करके जाते हैं। तो मैं सबके बारे में डिटेल से समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको मैं राय दूंगा कि आप जब लद्दाख का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना परमिट जो होता है लद्दाख जाने के लिए, एक इनर लाइन परमिट होता है, वो ऑनलाइन निकलता है और आपके यहाँ पे वेबसाइट आ रही होगी नीचे, तो आप उस पर देख सकते हैं कि कौन सी वो वेबसाइट है जो लेह डीसी की वेबसाइट होती है, लेह लद्दाख डीसी की वेबसाइट है। तो वहाँ से आप परमिट निकाल सकते हैं। जो परमिट की फ़ीस होती है वो होती है 600 रुपये, ठीक है। उसके अलावा आप जितने दिन लद्दाख में रुकते हो, जैसे आप मान लो सपोज करो 5 दिन लद्दाख में रुकते हो, तो पर डे 20 रुपये के हिसाब से आपके लगते हैं। तो अगर 5 दिन रुक रहे हो तो 100 रुपये वो, तो ऐसे करके आपको वहाँ बताना होता है कि आप कितने दिन के लिए रुक रहे हो। और आपका जो परमिट बनता है वो इस हिसाब से बनता है कि अगर आप लद्दाख में सपोज करो कि आप 10 तारीख को लद्दाख में पहुँच रहे हो, हम 10 तारीख कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। अगर आप 10 तारीख को लद्दाख में पहुँच रहे हो तो आपको जो परमिट शो होगा वो 12 तारीख से शो होगा, क्योंकि लद्दाख की जो ये वेबसाइट है परमिट की, वो खुद कहती है कि अगर आप लेह में जा रहे हो तो आपको 2 दिन रेस्ट करना है लेह के अंदर। तीसरे दिन से आप उसकी जो इनर लाइन है जहाँ ये परमिट की आवश्यकता है, या उसके जो और टॉप एरियाज़ है जैसे खारदुंगला हुआ, हानले हुआ, पेंगोंग हुआ, जहाँ भी ज़रूरत होती है तो उनके हिसाब से आपको 2 दिन लद्दाख के अंदर रेस्ट करना है। वो जब आप परमिट बनाओगे तो वहाँ सारी डिटेल्स उसकी लिखी हुई आएगी कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। मेजर प्रिकॉशंस जो भी होते हैं वो 5-7 पॉइंट्स आपको वहाँ लिखे हुए मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ लद्दाख जा रहे हो तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको ऑनलाइन परमिट निकालना है, जिसकी फ़ीस मैंने बता दी है। ये तो हुई परमिट की बात, और आसानी से कोई भी निकाल सकता है। डोमेस्टिक परमिट होता है तो वो आराम से निकाला जा सकता है उसकी वेबसाइट से। वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। अब हम वहाँ क्या क्या लेके जाएं, सेकेंडरी चीज़ें आती है, मतलब सेकेंडरी का मतलब इसके बाद में जो चीज़ें आती है वो है सबसे इम्पोर्टेंट गर्म कपड़े। आपको गर्म कपड़े रखने हैं, आपको जैकेट्स वगैरह रखनी है, अच्छे खासे गर्म कपड़े रखने हैं, क्योंकि लद्दाख के मौसम का कोई पता नहीं है। वहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है, दिन में अगर गर्मी भी होगी तो हवा अगर चल रही है तो बहुत ठंड रहने वाली है। हो सकता है कि शाम के टाइम जाके वो ठंड लगे, दिन में ना लगे, दिन में धूप रहे, पर ठंड लगने वाली है। हवा बहुत तीखी चलती है। आप पेंगोंग ले लो, हानले ले लो, ऐसी कुछ जगह है जहाँ तो बहुत भयंकर हवा चलने वाली है। हुंडर वगैरह में टेम्परेचर फिर थोड़ा ठीक रहता है। आप पासेस क्रॉस कर रहे हो वहाँ तीखी हवा रहने वाली है, जैसे जोजिला पे कम रहेगी, पर आप खारदुंगला क्रॉस कर रहे हो तो वहाँ रहने वाली है। तो ऐसा करके आपको मेन पासेस वगैरह पे तो बहुत अच्छी खासी ठंड रहने वाली है। तो माइनस टेम्परेचर के हिसाब से आप जैकेट्स वगैरह लेके जाएं, क्योंकि टेम्परेचर का कुछ भी नहीं पता है वहाँ। और जो अप्रैल मई जून में जा रहे हैं उन्हें तो खासकर इस चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। सितंबर अक्टूबर में हमने ट्रेवल किया है तो फिर भी कई कई जगह ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कई जगह आएगी जहाँ आपको माइनस वाली जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बढ़िया उसके अंदर है, अगर आप लेयर बना के चलते हैं, आप अंदर विंटर वार्मर वगैरह जो होते हैं वो पहनिए, उसके बाद मतलब एक टी शर्ट पहनिए, विंटर वार्मर पहनिए, फिर उसके ऊपर कुछ एक स्वेट शर्ट वगैरह डाल के फिर जैकेट पहनोगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, वो ज़्यादा आपकी ठंड रोकेगा। सेकंड चीज़ आती है कि ग्लव्स, जो ग्लव्स हाथों में पहनते हैं वो ग्लव्स ज़रूर लेके जाएं, नहीं तो आपके हाथों की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। कई कई जगह हाथ बिल्कुल लाल पड़ जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे हाथ। तो ये हुई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ हुई वूलन कैप, जो सिर पे गर्म टोपा लगाते हैं ना हम लोग, जिसे गर्म टोपा बोलते हैं, वो लेके जाइए। एक आता है बाला कलावा, बाला कलावा करके आता है। जो बाला कलावा होता है वो क्या करता है, हमारा फोरहेड, ये नाक, कान, इन सबको ढक लेता है, सिर्फ आंखें खुली छोड़ता है। तो ऐसा या तो आप बाला कलावा ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास है तो जैसे टोपा लगा लीजिए, मुंह पे कोई कपड़ा वगैरह लगा लीजिए। आजकल सब कुछ मिलता है, डिकेथलॉन वगैरह के स्टोर में भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये ज़रूर लेके जाइए। चौथी चीज़ जो है वो है थर्मल अंदर जो होते हैं वो ज़रूर लेके जाइए। वो अच्छी हमारे शरीर की, बॉडी की जो गर्मी होती है उसको रोक के रखेंगे, तो वो भी लेके जाइए। फिर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ और शॉक्स, मतलब आपको जूते और मोजे ये एक्स्ट्रा अगर रख सकते हो, आपके पास जगह है जूते की तो रखिए,
बहुत अच्छा रहेगा। पर मोजे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म वाले जो मोजे होते हैं वो रखने ही रखने हैं, उसमें कोताही नहीं करनी है। अगर कहीं गीले हो गए, आपके पास मोजे नहीं है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मेरा सजेशन यही होगा, लद्दाख बहुत दूर का ट्रिप है, तो आप 4-5-6 जोड़ी जो भी हो सकती है आपके पास वो लेके रखिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको अभी तक पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी है लद्दाख गाइड से रिलेटेड, लद्दाख जाने से रिलेटेड, आप पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर बात का जवाब दे सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद में आता है सन ग्लासेस। तो जो आँखों के कलर्ड जो चश्मे होते हैं ना, सन ग्लासेस जो होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब धूप गिरती है, दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है, कई बार वो बर्फ़ पे गिरेगी और वो अगर आपकी आंखों में आएगी तो आंखों से आंसू आना, आंखें सूज जाना और आंखों में दिक्कत होना, आंखों से रेगुलर पानी आना, कुछ दिखना नहीं, मतलब आंखों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है वो जो बर्फ़ पे धूप गिर के वो हमारी आंखों में आती है। तो सन ग्लासेस अगर आपको उस समय तकलीफ़ नहीं हो रही है फिर भी लगा के रखिए, क्योंकि वो तकलीफ़ शाम होते होते या बाद में, एक दिन बाद में आपको महसूस होने लगेगी। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है। फिर आता है मॉइस्चराइज़र, क्रीम, लोशन, सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन अच्छी हो तो बढ़िया है, 50+ PPF की। वैसे देखो, उसके बाद में भी इफ़ेक्ट आता है पर थोड़ा कम आता है। अभी हमने सिर्फ कश्मीर का ट्रिप किया है तो भी चेहरे पे सनबर्न के निशान हैं और ये आएंगे क्योंकि दिन में बहुत अच्छी खासी धूप होती है। तो आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र, क्रीम वगैरह, लोशन, सनस्क्रीन वगैरह लेके ही चलिए और उनका प्रॉपर यूज़ कीजिए, बार बार यूज़ कीजिए, जिससे कि सनबर्न कम से कम हो और दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आप हाई एल्टीट्यूड पासेस पे जाते हैं तो सीधी सूरज की रोशनी पड़ती है और वो बहुत तीखी होती है और बहुत इफ़ेक्ट करती है। फिर आता है लिप बाम, वैसलीन, बोरोलिन टाइप की चीज़ें जो हमारे शरीर के मॉइस्चर को रोक के रखती है। और होठों के आप बार बार बोरोलिन या वैसलीन लगाते रहिए, क्योंकि होठ सूख जाएंगे, यहाँ तक कि खून भी आने लगते हैं होठों से, कईयों के सूख जाते हैं। बच्चों को लेके जा रहे हैं तो खासकर ध्यान रखिए कि बोरोलिन वगैरह रेगुलर उनके लगाते रहें, नहीं तो दिक्कत आती है। 4-5 दिन के बाद में ही ये दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि 4-5 दिन में वो धीरे धीरे फटते हैं और फिर वो इतने कट जाते हैं कि ब्लड भी आने लगता है होठों के अंदर से। हालांकि वो घबराने की बात नहीं है, पर बच्चों को परेशानी होगी, आपको परेशानी होगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद में आता है, आजकल चल रहे हैं ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर जो 450, 500, 600 रुपये के आसपास में 2 सिलेंडर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे अमेजोन वगैरह पे। तो प्रिकॉशन के तौर पे वो भी आप अपने साथ रखिए, क्योंकि जब आप ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं तो AMS वगैरह की दिक्कत हो सकती है और ऑक्सीजन डाउन होने की दिक्कत हो सकती है। हमारे साथ भी एक साथी थे जिनके साथ हुआ और हमारे पास ये सब चीज़ें थी। ऑक्सीजन सिलेंडर थे, छोटे छोटे आते हैं, जैसे हमारे कैन आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, उसी तरीके के छोटे कैन आते हैं। तो आप वो साथ में कैरी कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत 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 फ़ायदा करेंगे अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत होती है तो। फिर आता है कि और क्या, तो कपूर की जो कैंपर की जो गोलियां होती है वो भी साथ में रख सकते हैं, वो भी ऑक्सीजन का एक अच्छा सोर्स है। और आप उनको बार बार अगर सूंघेंगे तो अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो वो अच्छा फील होगा। उसके बाद आता है गर्म पानी की बोतल। गर्म पानी की बोतल बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं हर चीज़ को बहुत ज़रूरी है बोल रहा हूँ कि मैंने वही चीज़ें निकाली है आपके लिए जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी की बोतल इसलिए कह रहा हूँ, आप उसमें गर्म पानी फिल कीजिए। सुबह होटल से निकल रहे हैं या आपके पास गाड़ी में व्यवस्था है गर्म करने की, या कहीं से भी निकल रहे हैं तो उसको फिल करके निकलिए और उसको बार बार पीते रहिए, क्योंकि वहाँ आपको पानी वैसे प्यास नहीं लगेगी, पर आपको गर्म पानी पीना है। उससे आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो और आप मतलब स्वस्थ बने रहें, उसके लिए ये ज़रूरी है। और रात को भी पानी की गर्म बोतल भर के रखिए, ठंडा पानी पीने में नहीं आएगा, आप पी नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप एक गर्म पानी की जो बोटल्स वगैरह होती है, मिल्टन, सेल्लो की बहुत सारी बोटल्स आती है, आधा 1 लीटर की, जो भी आपको ईजी है कैरी करना, पर रखिए। और उस हिसाब से जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से रखिए कि सब डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेट रहे हमेशा। तो पानी पीते रहें, रेगुलर पानी पीते रहें। उसके बाद में आता है SOS मेडिसिन। SOS के लिए आप मेडिसिन ज़रूर रखें साथ में, जैसे जुकाम है, सर दर्द है, उल्टी, पेट दर्द, बुखार, दस्त, एसिडिटी, इस तरीके की छोटी मोटी अपने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवाइयाँ ले लीजिए। कुछ दवाइयाँ ले लीजिए, 4-4, 5-5 गोली या 1-1 पत्ता वगैरह,
वो घर में भी हमारे काम आती है। तो एक तरीके से फर्स्ट एड का काम करेगी आपके लिए। कोई भी दर्द वगैरह के लिए ऐसी दवाइयाँ ले लीजिए। और स्पेशली अगर बच्चे आपके साथ जा रहे हैं तो उनकी अगर कोई प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है तो वो ज़रूर रखिए, वरना खांसी जुकाम बुखार की रखिए, ताकि आपको आपका सफ़र बीच में डिस्टर्ब ना होना पड़े। SOS की दवाइयों के बाद में बात करते हैं डायमॉक्स की। तो ये एक गोली है जो अगर हम हाई एल्टीट्यूड एरिया में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन से रिलेटेड दिक्कत होती है, तो ये डॉक्टर से आप पूछ के ले सकते हैं। लेह की जो आपकी ऑनलाइन परमिट की वेबसाइट है उस पर भी इसकी सलाह दी जाती है। फिर भी आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। यह आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे लेह लद्दाख हाई एल्टीट्यूड एरिया ही है, तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ये गोली आप अपने साथ रख सकते हैं। पर आप इसकी जो है अपने डॉक्टर से किसी से परमिशन लेके या प्रेस्क्राइब करा के ही लीजिए, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको सूट करती है या नहीं करती है। तो ये आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेके डायमॉक्स अपने साथ रख सकते हैं। वैसे अधिकतर डॉक्टर इसकी सलाह देंगे आपको। अब बात करते हैं नेटवर्क की। तो लद्दाख में मोस्टली जगह नेटवर्क आता है, पर कुछ कुछ जगह नेटवर्क नहीं आता है। मोस्टली जगह से मेरा मतलब है लेह वगैरह में नेटवर्क आएगा। पर अगर आप जैसे कि आप हुंडर से पेंगोंग जा रहे हैं या पेंगोंग से हानले जा रहे हैं या फिर माहे ब्रिज होते हुए चुमाथांग से माहे ब्रिज होते हुए आप वापस से मनाली की तरफ आ रहे हैं, तो सरचू तक आपको नेटवर्क नहीं मिलने वाला है किसी भी चीज़ का। पर जो मिलेगा वो भी आपको उसके लिए पोस्टपेड सिम की आवश्यकता होगी। अगर आपको नेटवर्क चाहिए तो आपको पोस्टपेड सिम चाहिए, और उसके लिए आप एयरटेल जियो प्रेफर कर सकते हैं, जिसका नेटवर्क वहाँ थोड़ा बहुत अच्छा आता है। जो मैंने ये एरिया बताया वहाँ तो नेटवर्क किसी का भी नहीं आता है। नेटवर्क की बात आई है तो मैं एक सजेशन और दूंगा आपको कि आप अपने पास, अगर आप बाई रोड जा रहे हैं, आप खुद ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, तो ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड करके रखें। आप ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड करके रखें, क्योंकि वहाँ अगर नेटवर्क नहीं आता है तो रास्ते भटकाने वाले रास्ते हैं कई जगह। तो अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं, अपनी कार से भी कई लोग जाते हैं, जैसे हम लोगों ने कार कैंपिंग की तो हम लोग खुद की कार से जा रहे हैं। आप लोग कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग के शौकीन हैं, तो लेह लद्दाख जैसी जगह कैंपिंग के लिए हो नहीं सकती। पर अगर आप कार से जा रहे हैं तो जो कैंपिंग करते हैं उनके पास तो फूड आइटम होगा और छोटा मोटा चूल्हा भी होगा बनाने का। पर जो कैंपिंग नहीं करते हैं, सिर्फ होटल्स वगैरह में स्टे लेते हैं पर अपनी कार से जा रहे हैं, वो कुछ फूड आइटम अपने पास रखें, जैसे चिप्स के पैकेट है, बिस्किट है, या और भी कोई चीज़ें जो ईजी टू, मतलब जैसे भेलपुरी वगैरह के पैकेट वगैरह होते हैं, वो रखें, ताकि साथ में अगर बच्चे हो और आपको भी कहीं स्टक हो जाते हो, कई बार रोड क्लोज हो जाती है लैंडस्लाइड की वजह से, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, 2 घंटे 4 घंटे एक जगह रुक जाते हो, तो आपको ऐसी स्थिति में भूखा ना रहना पड़े, बच्चों को भूखा ना रहना पड़े, तो कुछ ना कुछ फूड आइटम अपने साथ रख के लेके जाएं। और आप उसके लिए ड्राई फ्रूट वगैरह अपने साथ रख सकते हैं, बादाम काजू किशमिश वगैरह इस तरीके के ड्राई फ्रूट के पैकेट्स बना के ले जा सकते हैं अपने साथ। तो ये बात हो गई कि आपको क्या क्या सामान लेके जाना होता है, और इसमें कुछ आइटम आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत है। पर मेन मोटा मोटा आइटम मैंने आपको बता दिया कि ये आपको लेके जाना ही है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं एक और गाड़ी में जगह है तो एक आधा अगर कंबल वगैरह भी रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर कहीं भी अटकते हैं, कैसी भी सिचुएशन होती है, ठंड ज़्यादा लग रही है, तो आप उसको भी यूज़ ले सकते हैं। अब आता है कि कैसे जाएँ और कहाँ कहाँ जाएँ। तो मैं इसके अंदर आपको रूट प्लान डाल रहा हूँ। लेह लद्दाख जाने के बेसिकली 2 रास्ते हैं अगर आप बाय रोड जा रहे हो। एक रास्ता होगा श्रीनगर सोनमर्ग जोजिला होते हुए लेह, दूसरा रास्ता जो होगा वो होगा मनाली होते हुए जो जाएगा। तो मनाली, अटल टनल, सिस्सू, किलोंग, सरचू, पांग और इसी तरीके से माहे ब्रिज होते हुए आप इस रास्ते से होके भी जा सकते हो। तो ये 2 रास्ते हैं अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो। अब जो दूसरा रास्ता है मनाली होते हुए, वो रास्ता खुलता है मई मिड के अंदर। और मैं जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार जा रहे हैं या मतलब जो नए हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, उनको ये राय बिल्कुल नहीं दूंगा कि वो पहली बार में ही मनाली वाले रास्ते से जाएं, क्योंकि मनाली वाले रास्ते पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो एकदम से हाइट गेन करते हैं, और अगर हम श्रीनगर होते हुए जाते हैं तो हम धीरे धीरे हाइट गेन करते हैं। तो जो AMS की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, हाई एल्टीट्यूड की जो प्रॉब्लम है, वो हमें नहीं होगी अगर हम श्रीनगर होते हुए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे जो लगा वो बेस्ट रूट है। मैं प्रीफर करूँगा किसी को तो बेस्ट रूट प्रीफर करूँगा कि आप श्रीनगर होते हुए ले जाइए। पर आप ज़्यादा एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप जाइए फिर मनाली होते हुए।
वो रास्ता थोड़ा सा ख़राब भी है, मतलब उस पर कई जगह वर्क इन प्रोग्रेस है, पर जो श्रीनगर से रूट है आपका लेह तक वो बिल्कुल एक नंबर रोड है, जिसमें जोजिला पास के आगे जैसे ही करगिल स्टार्ट होता है, द्रास स्टार्ट होता है, उसके बाद रोड हमारे प्लेन में ऐसी रोड नहीं मिलेगी, वैसी रोड आपको मिलने वाली है लेह तक। लेह के बाद में फिर आपको अगर आप खारदुंगला पास वगैरह जाते हैं तो थोड़ी रोड की कंडीशन हल्की फुल्की ख़राब मिल सकती है, वहाँ भी वर्क इन प्रोग्रेस है, हो सकता है बीच में रोड बन गई हो पिछले साल से अब तक के बीच के अंदर, पर फिर भी आगे वो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ वगैरह हैं तो वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है, रोड टूटती रहती है। फिर उसके बाद आप हुंडर जाएंगे तो भी रास्ते में वर्क इन प्रोग्रेस है। उसके बाद में अगर आप हुंडर से पेंगोंग जा रहे हैं, हुंडर से नुब्रा वैली से डायरेक्ट पेंगोंग जा रहे हैं, वो रास्ता बहुत एडवेंचरस होने वाला है। तो अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप उस रास्ते से ना जाके वापस ले आके ही आप पेंगोंग जाइए, वरना अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, आपकी गाड़ी का जो क्लियरेंस है नीचे से वो हाई है, तो आप उस रास्ते से जा सकते हैं, वरना ले आके जाइए। वह शौक रिवर के रास्ते आपको जाना पड़ेगा, नदी में से भी कार चलानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा रास्ता वो आपको याद दिलाएगा आपके पुराने वाले जो लेह लद्दाख के। बाकी रोड्स वगैरह बन गए हैं तो इतनी कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आप आराम से जा सकते हो। बस वो एक पैच है जहाँ हमें लगता है कि थोड़ा सा लद्दाख नज़र आता है, वहाँ पुराना वाला लद्दाख नज़र आता है। तो आइटनरी मैं डाल देता हूँ आपको, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी आपको आइटनरी। मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार अगर लेह लद्दाख का ट्रिप करते हैं तो बाई रोड ज़रूर कीजिए, क्योंकि लेह लद्दाख के ट्रिप में जो रास्तों के आनंद है वही मेन है। जो आपको बीच में रास्ते दिखेंगे, उनमें जो सीनरीज दिखेगी, वही सबसे मेन है। तो बात करते हैं श्रीनगर लेह वाला जो रूट है उसकी। तो श्रीनगर लेह वाला रूट बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। मनाली वाले रूट पे हम लोग फटाफट से हाइट गेन करते हैं, मतलब मनाली वाले रूट से अटल टनल और उसके बाद में अचानक से जो बारालाचला पास आ जाता है तो एकदम से हाई एल्टीट्यूड पे आ जाता है। तो अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आप उस रूट से जा सकते हैं, अन्यथा जो बिगिनर है, फर्स्ट टाइमर है, जिनके साथ बच्चे हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वो श्रीनगर होते हुए ही जाए। तो श्रीनगर होते हुए जा रहे हैं और मैं उसकी सलाह दे रहा हूँ, तो हम बात करते हैं सबसे पहले श्रीनगर वाले रूट की। अगर आप श्रीनगर से आपकी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, आप जहाँ से भी हैं, श्रीनगर आपको जाना है, तो श्रीनगर वाले रूट पे आप जब पहुँचते हैं, श्रीनगर पहुँचते हैं, उसके बाद पहुँचिए आप सोनमर्ग। सोनमर्ग पहुँच के आप सोनमर्ग में कुछ वक्त बिताइए, मतलब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आसपास की वादियों के आपको आनंद लेने तो वो आप लीजिए। और अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो आप आराम से श्रीनगर के अंदर कैंपिंग कर सकते हैं, एक दिन रुक सकते हैं, वरना आप आगे बढ़ जाइए जोजिला पास। जोजिला पास पे 15-20 मिनट फ़ोटो वगैरह खिंचाइए और उसके आगे बढ़िए आप कारगिल। कारगिल से थोड़ा सा पहले आएगा कारगिल वॉर मेमोरियल, वो ज़रूर देखना है आपको, हमारी इंडियन आर्मी को समर्पित है वो, तो वो ज़रूर देखिए। उसके बाद के अंदर आप कारगिल के जब आगे बढ़ते हैं तो अगर आप श्रीनगर से आपकी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले दिन का आप स्टॉप आराम से कारगिल के अंदर ले सकते हैं, आपको होम स्टे, होटल वगैरह मिल जाएंगी। कैंपिंग भी करना चाहते हैं तो उसकी लोकेशन भी मिल जाएगी। तो ये हो गया अपना पहले दिन का। दूसरा दिन आप निकलेंगे जब कारगिल से तो नमकीला, फोटूला पास होते हुए लामायूरू पहुंचेंगे। लामायूरू मूनलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहाँ आपको चांद की जो धरती होती है वैसा सा कुछ दिखेगा, सोने के से पहाड़ दिखेंगे, मतलब चमकते हुए पहाड़ दिखेंगे। और वो फेमस है अपनी मूनलैंड के लिए। सबसे जो वहाँ प्रमुख चीज़ है वो मूनलैंड है, मोनेस्ट्री वगैरह भी वहाँ लामायूरू की है। उसके बाद में लामायूरू से आगे बढ़ते हैं तो आता है संगम पॉइंट, जहाँ इंडस और जंस्कार रिवर का संगम है, तो वो देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद में जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आएगा मैग्नेटिक हिल, ऑन द रोड ही, ये सब चीज़ें ऑन द रोड ही है, श्रीनगर लेह हाईवे पे ही है, इसके लिए आपको अलग से कहीं नहीं जाना है। ये ऑन द रूट आपके जो रूट के ऊपर ही आएगी और मेन रोड के ऊपर ही आएगी। उसके बाद में मैग्नेटिक हिल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आता है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और गुरुद्वारा पत्थर साहिब के दर्शन करके आप आगे बढ़ जाइए और पहुंचिए लेह के अंदर। तो ये दूसरा दिन आपका वहाँ लेह में जाके ख़त्म करिए। उसके बाद में आप 2 दिन का होल्ड लीजिए लेह के अंदर। 2 दिन का होल्ड क्यों? 1 दिन का होल्ड आपको चाहिए अपने शरीर को रेस्ट देने के लिए, और दूसरा दिन भी शरीर को रेस्ट, पर आप उसके अंदर लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं। लोकल साइट सीइंग के अंदर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे लेह पैलेस हुआ, शांति स्तूपा हुआ, हॉल ऑफ फेम हुआ, लेह मार्केट हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा दूरी में नहीं है, पास के अंदर है, और आप आराम से यहाँ जाके आ सकते हैं 1 दिन के अंदर, और वो भी बहुत इत्मीनान के साथ। शाम के टाइम आप लेह मार्केट का आनंद ले सकते हैं। तो आप 2 दिन आराम से लेह के अंदर होटल लीजिए और अपने शरीर
को उस हाई एल्टीट्यूड के अंदर एडजस्ट होने के लिए समय दीजिए। उसके बाद में आता है, जब आप 2 दिन रुक गए तो हमारे बेसिकली 4 दिन खत्म हो गए। 5वां दिन आता है, तब आप बढ़िए लेह से खारदुंगला होते हुए हुंडर या नुब्रा वैली की तरफ। उसके बीच में आपको आएगा खारदुंगला पास आएगा, जो पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास था, अब नहीं है। उसके बाद में आएगा खारदुंग गांव, उसके बाद में आएगा हुंडर सैंड ड्यून्स, मतलब नुब्रा वैली। और नुब्रा वैली में देखने के लिए है डिस्किट मोनेस्ट्री, जहाँ 106 फीट के बुद्धा हैं, सबसे ऊंचे बुद्धा वहाँ स्थापित है, तो वो देख सकते हैं। और कोल्ड डेजर्ट जो है, जो लेह का लद्दाख का जो रेगिस्तान है, वो देख सकते हैं। वहाँ डबल कुबड़ के ऊँट की सवारी कर सकते हैं आप। और अगर कैंपिंग करना चाहते हैं तो हुंडर एक थोड़ी सी मतलब बाकी जगह से थोड़ा सा गर्म रहता है और एक ठीक ठाक एल्टीट्यूड पे है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ भी आपको होटल और होम स्टे आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर आपके पास 1 दिन एक्स्ट्रा है तो आप इसी रूट पर खालसर गांव से लेफ्ट साइड मुड़ते हैं तो आता है नुब्रा वैली, डिस्किट मोनेस्ट्री, हुंडर। तो खालसर के बाद में ही जब हुंडर को क्रॉस करके आप डिस्किट मोनेस्ट्री से इनसे आगे जाते हैं तो आता है तुर्तुक और थांग, जो कि बॉर्डर लाइन विलेज हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद में आप जब 1 दिन हुंडर में बिताते हैं, उसके बाद वापस खलसर आते हैं, तो खलसर से एक रास्ता जाता है सियाचिन बेस कैंप की तरफ। तो अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं, वरना वहां से एक रास्ता जाता है पेंगोंग के लिए, जो कि ऑफ रोडिंग भरा है, फुल टू ऑफ रोडिंग भरा है। कुछ दूरी पे ही आपको पक्का रास्ता मिलेगा, मतलब आधे से कम दूरी पे आपको पक्का रास्ता मिलने वाला है, बाकी दूरी आपको ऑफ रोडिंग ही मिलने वाली है। तो ऑफ रोडिंग के लवर के लिए ये रास्ता परफेक्ट है। वरना अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो आप लेह होते हुए वापस ले आइए, लेह होके फिर वापस से पेंगोंग जा सकते हैं। पेंगोंग पहुंचिए, शाम के टाइम तक आप पेंगोंग पहुंचेंगे और कोशिश ये कीजिए कि हुंडर से टाइम से निकलें तो पेंगोंग टाइम से पहुंच जाए। तो पेंगोंग अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपको शाम वहाँ भी आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ हवा बहुत तेज़ होती है तो कैंपिंग करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। बाकी होम स्टे होटल्स वगैरह आपको आराम से मिल जाएंगे। और सितंबर अक्टूबर में रेट्स भी काफ़ी डाउन रहती है, पर अगर आप जा रहे हैं अप्रैल मई जून में तो प्री बुकिंग करके जाइए, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ शाम बिताइए, आपकी सुबह का कुछ वक्त वहाँ बिताइए और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाइए। अब आप पेंगोंग से हानले की तरफ, पेंगोंग से आप बढ़िए हानले की तरफ। वो रोड भी थोड़ा कच्चा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस पे भी नेटवर्क नहीं आता है। हुंडर टू पेंगोंग भी नेटवर्क नहीं आएगा। ऑफलाइन जो मैप होते हैं वो डाउनलोड करके आप रखिए, लोकल से बार बार पूछते रहिए, जहाँ आपको डाउट हो वहाँ एक बार पूछिए। उसके बाद के अंदर आप हानले पहुंचते हैं तो हानले में देखने लायक क्या है, हानले में स्टार गेजिंग होती है। रात को आसमान बिल्कुल अगर साफ रहता है तो गैलेक्सी वगैरह भी दिखती है। और वर्ल्ड की हाईएस्ट जो स्टार ऑब्जर्वेटरी है, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे स्थित स्टार ऑब्जर्वेटरी है, वो भी हानले में है। और हानले बेस कैंप है उमलिंगला पास जाने का, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास है, तो वहाँ जाने का बेस है। तो आप हानले में जाके रुकते हैं। पर अगर आप हानले जा रहे हैं तो उससे पहले जो भी पेट्रोल पंप होता है वहाँ पेट्रोल भरा लीजिए। आपको चुशुल होते हुए जाना पड़ेगा, पेंगोंग से चुशुल के रास्ते हानले जाना पड़ेगा। तो वहाँ आप पेट्रोल पहले से फुल करवा लीजिए, क्योंकि या फिर आप वापस थोड़ा सा बैक जाके दूसरे रास्ते पे न्योमा से पेट्रोल फिल करा के आइए। क्योंकि हानले से अगर आप उमलिंगला जा रहे हैं तो वहाँ आपको बिल्कुल भी कहीं पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। और इस रास्ते में आपका इनर लाइन परमिट भी चेक होगा। फिर आप हानले शाम को रुकते हैं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे के आसपास, और मैं कहूँगा 6 से भी जल्दी कोशिश कीजिए कि आप उमलिंगला के लिए निकल जाएं। क्योंकि अगर आप लेट करते हैं तो 11-12 बजे बाद उमलिंगला पे हवाएं बहुत तेज़ हो जाती है, तो आपका रुकना बहुत मुश्किल होगा। तो आप जल्दी जाइए, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, हानले टू उमलिंगला जाने के रोड काफ़ी अच्छे हैं। तो और फिर आप पहुंचते हो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, उमलिंगला पास। वहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं तो डेमचोक जा सकते हैं, जो कि चाइना बॉर्डर है। वहाँ से चाइना की जो बॉर्डर है वो दिखती है, इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है वो दिखती है आपको आराम से। और वहाँ से आप डेमचोक से वापस दूसरे रास्ते से भी आ सकते हैं, जो एक कच्चा रास्ता है, या वापस से उमलिंगला के रास्ते भी वापस आ सकते हैं। तो वहाँ से वापस आप उसी दिन वापस आ जाइए चुमाथांग हॉट वाटर स्प्रिंग है और एल्टीट्यूड में थोड़ा कम है, मतलब हाई एल्टीट्यूड एरिया नहीं है, थोड़ा सा कम है बाकी से। तो वहाँ काफ़ी आराम मिलने वाला है। वहाँ पे भी आपको
होटल्स वगैरह ये सब कुछ मिलने वाले हैं। हानले में भी आपको सब कुछ मिल जाएंगे। चुमाथांग से अगले दिन आप निकल जाइए मनाली के लिए वाया माहे ब्रिज होते हुए। रास्ते में आपको देखने को मिलेगी पूगा वैली, शोकर लेक, मोरे प्लेन्स, सरचू, बारालाचाला, दीपक ताल, सूरज ताल, किलोंग, सिस्सू, अटल टनल और फिर आप पहुंच जाओगे सीधे मनाली। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया रूट यही है कि आप वाया श्रीनगर होते हुए जाइए। मैंने रूट प्लान बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया है। और अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो मनाली वाला रास्ता मिड में के अंदर खुलता है, आप उससे भी जा सकते हैं। तो उस रास्ते के अंदर आप मनाली, अटल टनल, सिस्सू, किलोंग, सूरजताल, बारालाचाला होते हुए सरचू के रास्ते जा सकते हैं। सरचू के बाद पांग तक रोड ख़राब रहने वाली है। अगर आप उस साइड से भी आ रहे हैं तो पांग से सरचू तक रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो भी यात्रा है आप दिन में करें। तो हमने अधिकतर एस्पेक्ट इसमें कवर कर लिए हैं। अब एक बोनस टिप देता हूं, जो कैंपिंग करने वाले हैं उनके लिए 2-3 लोकेशंस बता देता हूं कि आप कहां कहां कैंपिंग कर सकते हैं। तो आप अगर श्रीनगर से जा रहे हैं तो सोनमर्ग में आप गगनकीर के आसपास कैंपिंग कर सकते हैं। सोनमर्ग में काफ़ी कैंपिंग लोकेशन है। कारगिल में भी आप ढूंढेंगे तो कुछ कैंपिंग लोकेशंस आपको आराम से मिल जाएगी। उसके बाद आप लेह पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में आपको कैंपिंग लोकेशन मिलेगी अच्छी हुंडर के अंदर, जहां आराम से अगर आप कैंपिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो 2 दिन रिवर स्ट्रीम के पास, छोटी सी रिवर स्ट्रीम है उसके पास 2 दिन कैंपिंग कर सकते हैं। उसके बाद पेंगोंग में कैंपिंग करना आसान नहीं होगा क्योंकि हवा तेज़ रहती है, तो दिन में आप कैंपिंग वहाँ कर सकते हैं। पेंगोंग लेक के बिल्कुल किनारे भी कर सकते हैं। मिराज गांव के जैसे ही आगे निकलेंगे आप तो वहाँ आप थोड़ी सी कैंपिंग कर सकते हैं डे में। रात के टाइम हवा बहुत तेज़ हो जाती है। हानले में भी यही है, कैंपिंग करने की कोई मनाही नहीं है पर हवा बहुत तेज़ हो जाती है। इसके बाद चूमाथांग में आप कैंपिंग कर सकते हैं। कुछ लोकेशंस है जहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने लद्दाख जाने वाले दोस्तों के साथ या उनके साथ जो भविष्य में लद्दाख जाना चाहते हैं। और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।